to the second part of understanding goods and services tax। और आज का हमारा सब्जेक्ट है स्कोप ऑफ सप्लाई। अगर मैं ये टर्म सप्लाई की बात करूं तो यह पूरा जीएसटी एक्ट इसी के इर्द गिर्द घूमता है और बेसिक थीम जो है जीएसटी की वो इसी टर्म पे बेस्ड है। 7 ऑफ जीएसटी एक्ट स्कोप ऑफ सप्लाई के बारे में बताता है और उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता है। अगर मैं बात करूं तो इसको सिंपल टर्म्स में ऐसे समझा सकता हूं कि पहला पार्ट वो पार्ट है जो डे टू डे बिजनेस में एक्टिविटीज करी जाती हैं, जहां पे गुड्स बेचे जाते हैं, कंसिडरेशन लिया जाता है और वो एक्टिविटी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस के डे टू डे रूटीन का पार्ट है। वो एक्टिविटी मेरी सेक्शन 7(1)(a) में कवर होती है। उसके बाद की जो 2 पार्ट हैं स्कोप ऑफ सप्लाई में, वो कहीं ना कहीं ऐसे ट्रांजैक्शंस को या ऐसी एक्टिविटीज को जीएसटी में सप्लाई के परव्यू में लाने की कोशिश है जो नॉर्मली सप्लाई के परव्यू में फॉल नहीं करती अगर उनको स्पेसिफिकली यहां पे नहीं दिया जाता। तो पहला अगर हम पार्ट देखते हैं तो वो है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अगेंस्ट कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब सप्लाई करी गई, कंसिडरेशन लिया गया और वो एक्टिविटी मेरे डे टू डे बिजनेस का पार्ट है। पर जब दूसरा पार्ट देखते हैं तो वो सप्लाई में कवर करता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस को। अगर मैंने इंडिया के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करी है और उसके लिए कंसिडरेशन दी है, तो चाहे वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस मेरे बिजनेस का पार्ट हो या मेरे पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो, दैट वुड बी कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई। तीसरा, शेड्यूल 1 एक सीजीएसटी एक्ट के साथ में दिया गया है, उसमें 4 एक्टिविटी स्पेसिफाई करी गई हैं और बताया गया है कि वो 4 एक्टिविटीज चाहे उसके अगेंस्ट में किसी तरह का कंसिडरेशन हो या नहीं हो, पर अगर वो 4 एक्टिविटीज करी गई हैं चाहे अगेंस्ट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, तो अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है तो वो शेड्यूल 1 के कारण सप्लाई के स्कोप में शामिल हो जाएंगी। तो ब्रॉडली मैं बात करूं तो सप्लाई को 3 पार्ट दिए गए हैं। एक तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जो हम डे टू डे पार्लेंस में समझते हैं। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगेंस्ट कंसिडरेशन, चाहे वो बिजनेस का पार्ट हो या पर्सनल कंजम्पशन के लिए हो। और तीसरा, वो एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में दी गई हैं तो उनके अगेंस्ट में अगर कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं है तो भी वो सप्लाई मान ली जाएंगी। और अगर मैं ये बोलूं कि वो जो एक्टिविटी शेड्यूल में दी गई हैं अगर उनके अगेंस्ट में शायद कंसिडरेशन होती तो वो पार्ट 1 में ही फॉल कर जाती, पर क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है और लॉ मेकर्स को उसको सप्लाई का पार्ट बनाना था, इसलिए उन 4 एक्टिविटीज को शेड्यूल 1 में देकर के बोला कि भाई ये 4 एक्टिविटीज हैं, इनके अगेंस्ट में चाहे कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम इसको सप्लाई मानेंगे। पर अब आप लोग बोलेंगे ये तो बहुत ब्रॉड डिस्कशन है, जब कोई चीज बेसिक थीम है जीएसटी का तो फिर इतना ब्रॉड डिस्कशन करेंगे तो सप्लाई को कैसे समझेंगे। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर सप्लाई को हमें समझना है तो कुछ टर्म्स को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो सप्लाई को समझने से पहले हमको उन टर्म्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म्स रेगुलरली हर क्लॉज में या तो रिपीट हो रहे हैं या फिर उस क्लॉज के लिए वो एक बेसिक थीम का काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने हाईलाइट किया है, गुड्स, सर्विसेज, कंसिडरेशन, पर्सन, बिजनेस, फिर सर्विसेज, कंसिडरेशन, बिजनेस, कंसिडरेशन।
तो जब कोई टर्म्स इतने रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं तो इन पे डिस्कस करे बिना अगर हम स्कोप को डिटेल में समझना चाहेंगे तो शायद ये उस टर्म की इंपॉर्टेंस के साथ जस्टिस नहीं होगा। तो हम सप्लाई के स्कोप को समझने से पहले आइए इन टर्म्स का जो मैंने हाईलाइट करे हुए हैं उनके मीनिंग को समझते हैं। कंसिडरेशन जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन करा गया है। गुड्स को सेक्शन 2 क्लॉज 52, पर्सन को सेक्शन 2 क्लॉज 84, सर्विसेज को सेक्शन 2 क्लॉज 102 और बिजनेस को सेक्शन 2 क्लॉज 17 में डिफाइन करा गया। तो वो जो सारे टर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं सेक्शन 2 में डिफाइंड है। तो हमको इन टर्म्स के मीनिंग के लिए कंसिडरेशन गुड्स, पर्सन, सर्विसेज, बिजनेस जीएसटी एक्ट के बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सेक्शन 2 में इनका मीनिंग देखना है और इनको समझना है कि लॉ मेकर्स इन टर्म्स से क्या हमको समझाना चाहते थे जो हमको सप्लाई की मीनिंग को समझने में हेल्प करेगा। मैंने आज के लिए कंसिडरेशन टर्म को सेलेक्ट किया है और इसके टेक्निकल या जो लीगली इसका जो मीनिंग दिया गया है उससे पहले हम इसको डे टू डे पार्लेंस में समझने की कोशिश करते हैं कि हम कंसिडरेशन से नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी में क्या समझते हैं। तो मान लीजिए मैं किसी कार डीलर के यहाँ गया और कार डीलर के यहाँ पे जाकर के मैंने कोई कार सेलेक्ट करी और वो कार 5 लाख रुपए की थी। तो कार डीलर ने मेरे को कार सप्लाई करी और उस कार के अगेंस्ट में मैंने उसको 5 लाख रुपए दिए। तो वो जो 5 लाख रुपए हैं दैट वुड बी द कंसिडरेशन अगेंस्ट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। और यही चीज कंसिडरेशन के पार्ट ए में दी गई है। जब वो बोलते हैं कि एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, मतलब वो पेमेंट जो मैंने मनी में किया है या करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मतलब मैंने किसी सप्लाई के लिए या सप्लाई के इंड्यूसमेंट के लिए या सप्लाई के रिस्पॉन्स में अगर कोई मनी टर्म्स में पेमेंट किया है तो वो कंसिडरेशन माना जाएगा। ये जो पेमेंट कंसिडरेशन का मनी टर्म्स में है ये या तो रिसिपिएंट खुद कर सकता है, उस सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज का रिसिपिएंट खुद कर सकता है या फिर उसके बिहाफ पे कोई और जना भी कर सकता है। पर पेमेंट ऑफ मनी इन रिस्पॉन्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ एंड फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, चाहे वो रिसिपिएंट करे चाहे कोई थर्ड पर्सन करे, इट वुड फॉल अंडर द परव्यू ऑफ कंसिडरेशन। पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी गई है वो अगर मनी टर्म्स में है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगी। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चर करता हूं और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसकी मैं प्राइस रखता हूं 10,000 रुपए और गवर्नमेंट की सब्सिडी है कि वो प्रोडक्ट अगर बेचा जाएगा तो उस 10,000 रुपए गवर्नमेंट मेरे को 5% सब्सिडी देगी। तो अब 10,000 रुपए का जब मैंने प्रोडक्ट बेचा तो रिसिपिएंट से मेरे को 10,000 रुपए मिले, 500 रुपए मेरे को गवर्नमेंट से मिले। पर क्योंकि ये सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट है तो 500 रुपए मेरे लिए कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा और वो 10,000 रुपए मेरे लिए कंसिडरेशन का पार्ट होगा। अब दूसरा पार्ट लेते हैं कि जरूरी नहीं कि मैं जब कार परचेज करने जा रहा हूं तो मैं उसको पूरा का पूरा कैश पेमेंट करूं। मान लीजिए मैं कार परचेज करने गया, उसने बोला 5 लाख रुपए की कार है, मैंने अपनी पुरानी कार 1 लाख की दी और बाकी बोला कि मैं बाकी पेमेंट कैश में कर दूंगा। तो जो मैंने 5 लाख रुपए के अगेंस्ट में पुरानी कार दी है दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन, और जो पुरानी कार की मॉनेटरी वैल्यू है that would be treated as a consideration for purchase of a new car and that would be part consideration since part consideration of rupees 4 lakh would be paid by
इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो पार्ट बी है वो उस पार्ट कंसिडरेशन को कवर करता है जहां पे मैं अदर देन मनी कंसिडरेशन पे करता हूं। तो ये पार्ट बी क्या बोलता है कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फोरबियरेंस, मतलब जो मैंने नॉन मॉनेटरी तरीके से जो एक्ट किया है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि मैंने नई कार के अगेंस्ट में पुरानी कार दी, तो जो पुरानी कार की जो मॉनेटरी वैल्यू है दैट वुड आल्सो बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। और सपोजिटली मान लीजिए पुरानी कार की वैल्यू 1 लाख रुपए है और 4 लाख रुपए मैंने कैश पे किया है, तो 4 लाख रुपए तो पार्ट ए में कंसिडरेशन बन जाएगा और 1 लाख रुपए पार्ट बी में कंसिडरेशन बन जाएगा। अब जो ये मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट है वो किस लिए करा जाना चाहिए, वो इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वही चीज जो ऊपर है कि चाहे मैं मनी से पे करूं चाहे मैं नॉन मॉनेटरी तरीके से पे करूं, इट शुड बी इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। जब तक वो किसी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में नहीं होगा तब तक वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ये जो नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन है या तो ये रिसिपिएंट दे सकता है या रिसिपिएंट के लिए कोई और जना भी दे सकता है। पर जैसा ऊपर वाले क्लॉज में है कि सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से कंसिडरेशन में इन्होंने लॉ मेकर्स ने दोनों पार्ट, चाहे वो मनी से पे किया गया हो चाहे नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन से पे किया हो, दोनों को कंसिडरेशन का पार्ट माना है, बट subject to the condition that it should be given in response to, in respect of or for the inducement of supply। मैं बार बार इस टर्म्स पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि कंसिडरेशन तभी होगी जब वो किसी न किसी कारण से जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज से लिंक्ड है तब दिया गया है। पर अगर वो वॉलेंट्री दिया गया है तो वो कंसिडरेशन नहीं होगा। हम इसको डिस्कस करेंगे सबसे सब्सिक्वेंट डिस्कशन में। अब आते हैं जो प्रोविजो यहाँ पे दिया गया है 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 31 में, कि जहां पे मान लीजिए मैंने किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे ली और प्रॉपर्टी जब मैंने रेंट पे ली तब मैंने उसको डिपॉजिट दिया और कंडीशन ये थी कि ये डिपॉजिट मेरे 2 साल का रेंटिंग प्रॉपर्टी का टर्म खत्म होने के बाद में मेरे को रिफंड कर दिया जाएगा। तो जब कोई पैसा डिपॉजिट के तौर पे दिया जाता है और जिस पे लिखा हुआ है कि वो पैसा वापस कर दिया जाएगा तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। पर मान लीजिए अगर कंडीशन है कि आप मेरे को 2 लाख रुपए का डिपॉजिट देंगे और अगर आपने किसी भी महीने का पेमेंट नहीं किया एक डिसाइडेड डेट तक, तो उस डिपॉजिट में से वो उस महीने का रेंट एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो सपोजिटली मैंने प्रॉपर्टी जो रेंट पे ली है, मान लीजिए मैंने अप्रैल 2019 में ली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मैंने डिपॉजिट के तौर पे 1 लाख रुपए दिए। वो जो 1 लाख रुपए देने हैं दैट वुड बी नॉट बी अ कंसिडरेशन सिंस इट इज इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। पर मान लीजिए मैं अक्टूबर 2019 का रेंट जो है वो 1 लाख रुपए देना मेरे से रह गया 10 नवंबर 2019 तक। तो वो जो 1 लाख रुपए मैंने डिपॉजिट जो दी थी उसको जब मेरा जो सामने वाला पर्सन है जब उसको ड्यू रेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लेगा तो वो डिपॉजिट कंसिडरेशन मान ली जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से यूज हो गई इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पॉन्स टू या फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो बेसिकली 2 सब क्लॉज 31 पेमेंट ऑफ मनी को कंसिडरेशन मानता है
अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में दिया गया है। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एक्ट को भी कंसिडरेशन मानता है अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट में दिया गया है। और डिपॉजिट को तब तक कंसिडरेशन नहीं मानता है जब तक वो डिपॉजिट जो है वो वो किसी ड्यू पेमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं कर ली गई है। तो हमने वर्ड बार बार एम्फेसिस कर रहे थे कि इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू या फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। इनका नॉर्मली डिक्शनरी मीनिंग क्या है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इन रिस्पेक्ट ऑफ को डिफाइन किया गया है इन रिगार्ड और विद रेफरेंस टू। इन रिस्पॉन्स टू को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है अ रिएक्शन टू समथिंग। और इंड्यूसमेंट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिफाइन किया गया है अ थिंग दैट परसुएड्स और लीड्स समवन टू डू समथिंग। तो मेरा अगर पेमेंट मॉनेटरी टर्म्स में या नॉन मॉनेटरी टर्म्स में इट इज अगेंस्ट अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करना चाहूं, तभी वो कंसिडरेशन माना जाएगा। तो अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं डोनेशन का। अगर मान लीजिए कोई जना किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को वॉलंटरीली 1 लाख रुपए डोनेशन देता है विद नो कंडीशन, नथिंग, वॉलंटरीली। मान लीजिए अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है तो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को एक जने ने 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया विद नो कंडीशन, नथिंग एट ऑल। अब वो 1 लाख रुपए के अगेंस्ट में वो उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अपने लिए कोई गुड्स या सर्विसेज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप पब्लिक चैरिटी के लिए या सोशल बेनिफिट के लिए या फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इल पर्सन्स आप इसको यूज कर लीजिए। So there is no benefit being derived out by the person who has donated, and no supply of goods or services is being made to him. So therefore, such voluntary payment will not fall under the definition of purview of consideration. पर ये सर्कुलर एक आया था 116/35/2019 11 अक्टूबर 2019 को। अब ये एक स्टेप आगे लेके गया सर्कुलर, और वहां पे उसने बोला कि मान लीजिए किसी ने अगर डोनेशन दी है और डोनेशन के अगेंस्ट में उसका नाम नेम प्लेट पे या फिर बिल्डिंग में कहीं लिखवाया जाता है, तो क्या ये माना जाएगा कि जो 1 लाख रुपए दिए गए थे मान लीजिए डोनेशन में, तो उसके अगेंस्ट में उसको सर्विसेज सप्लाई हुई जहां पे उसका नाम प्रमोट किया गया? बहुत सिंपल सा केस है जो हम नॉर्मली डे टू डे पार्लेंस में देखते हैं कि कोई जना डोनेशन देता है और उसके डोनेशन के एक्नॉलेजमेंट में उसका नाम कहीं भी बिल्डिंग में या फिर किसी जगह लिखा जाता है। तो क्या ये माना जाएगा कि वो जो डोनेशन दी गई है उसके अगेंस्ट में जब उसका नाम लिखा गया तो उसको कोई सर्विसेज का सप्लाई हुआ है? सर्विसेज इन द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट और स्प्रेडिंग हिज पॉपुलैरिटी ऑफ नेम। तो यहाँ पे उस सर्कुलर में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए थे। पहले एग्जाम्पल में दिया था गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश, मान लीजिए प्रिंट किया जाता है अंडरनीथ अ डिजिटल बैकग्राउंड डोनेटेड बाय मिस्टर राजेश टू अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। मिस्टर राजेश ने कोई डिजिटल बैकग्राउंड दिया, उसके नीचे लिखा गया गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश। या फिर डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ फादर, written on the donor or floor of a room or any part of a temple complex which was constructed from such donation. तो मालती देवी ने मान लीजिए 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया, उस 5 लाख रुपए से एक कमरा बना, उस कमरे पे उनका नाम लिखा गया कि डोनेटेड बाय श्री मालती देवी इन मेमोरी ऑफ अ फादर। तो क्या ये माना जाएगा कि मिस्टर राजेश या मिस्टर मालती देवी को जो उन्होंने डोनेशन दिया था उसके अगेंस्ट में सर्विस सप्लाई हुई जहां पे उनका नाम पॉपुलर किया गया या उनके नाम का एडवर्टाइजमेंट किया गया?
तो सर्कुलर बोलता है इन ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स इट मे बी नोटिस दैट देयर इज नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द डोनर which otherwise would have got advertised. मतलब ऊपर वाले दो जो भी हमको डिक्लेरेशन या उनके नाम प्रिंट करे गए हैं उसमें उनकी बिजनेस एक्टिविटी का कहीं नाम नहीं है, ना ही उनकी बिजनेस एक्टिविटी कहीं एडवर्टाइज हो रही है। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए सर्कुलर ने 3 कंडीशंस बताई कि इस तरह का लिखना कब सप्लाई मान लिया जाएगा, और जब वो सप्लाई मान लिया जाएगा तो चाहे जो पैसा डोनेशन के नाम पे दिया गया था वो कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो पहली कंडीशन जो है वो है द गिफ्ट और डोनेशन इज मेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अगर डोनेशन जो है वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दी गई है और किसी और को दी गई है तो वहां पे डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई का इश्यू बन सकता है। द पेमेंट हैज अ कैरेक्टर ऑफ अ गिफ्ट और डोनेशन। जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट दिया गया है उसका नेचर गिफ्ट या डोनेशन का होना चाहिए। और तीसरा जो पर्पस होना चाहिए वो फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, मतलब सोशल बेनिफिट होना चाहिए या पब्लिक कॉज होना चाहिए, एंड इट शुड लीड टू नो कमर्शियल गेन एंड इट शुड नॉट बी एडवर्टाइजमेंट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी होंगी तो उस पर जीएसटी लेविएबल नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे गुड विशेष और मिस्टर राजेश की जगह उनके किसी बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता या बिजनेस की किसी एक्टिविटी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा होता तो ये डोनेशन जो है फिर वॉलेंट्री ना होकर के इट वुड हैव बीन इन रिस्पॉन्स टू इन रिस्पेक्ट ऑफ और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज which was in the nature of publicizing his name of the business or activity of the business। तो बहुत फाइन लाइन है कब डोनेशन कंसिडरेशन बन जाएगी और कब डोनेशन डोनेशन के ही कैरेक्टर में लिमिटेड रहेगी। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशंस जो हमने देखा था कि पार्ट बी जो सेक्शन 2 क्लॉज 31 सब क्लॉज बी में दे रखा है, तो उसके एग्जाम्पल जो हैं वो एजुकेशन गाइड जून 2012 में दिए गए थे, जहां पे उन्होंने बोला था कि मान लीजिए इफ ए एग्रीज टू ड्राई क्लीन बीज क्लोथ एंड इन रिटर्न बी एग्रीज टू क्लिक एज फोटोग्राफ, तो फिर ए ने जो ड्राई क्लीन की सर्विस दी है उसके अगेंस्ट में बी ने जो फोटोग्राफ्स खींची है वो बी की तरफ से ए को कंसिडरेशन मान ली जाएगी, और जो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी क्लिकिंग ऑफ फोटोग्राफ की वो कंसिडरेशन होगी। या फिर इफ ए एग्रीज टू कंस्ट्रक्ट 3 फ्लैट्स फॉर बी ऑन लैंड ओन्ड बाय बी, मतलब ए अगर 3 फ्लैट बनाता है बी के लिए उसके लैंड पे और बी बोलता है कि आप 3 फ्लैट बनाइए और उनमें से एक फ्लैट मैं आपको दे दूंगा, तो वो जो एक फ्लैट दिया गया है दैट इज द मॉनेटरी वैल्यू। उस जो फ्लैट दिया गया है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी दैट वुड बी द कंसिडरेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए टू बी। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि सिर्फ कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी आ सकती है। डिपॉजिट का जो हमने डिस्कशन किया था कि डिपॉजिट जब तक किसी सप्लाई के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होती है तब तक वो डिपॉजिट ही मानी जाएगी, कंसिडरेशन नहीं होगी। अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने इधर दिया था कि मान लीजिए अजय ने डिपॉजिट दिया भानु को 2 लाख रुपए का, भानु ने अजय को सप्लाई किए गुड्स, पर अजय उसका पेमेंट करने में पेमेंट नहीं कर पाया। इस सिचुएशन में जो पेमेंट है गुड्स का मान लीजिए 1.5 लाख रुपए वो भानु ने डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लिया। तो जब एडजस्ट कर लिया तो जब वो एडजस्ट किया तो 1.5 लाख जो है वो कंसिडरेशन बन गया, और रेस्ट जो 2 लाख में से 50,000 बचा हुआ है वो अभी भी डिपॉजिट है एंड इट हैज नॉट टेकन द शेप ऑफ कंसिडरेशन। इट वुड ओनली टेक द शेप ऑफ कंसिडरेशन व्हेन इट इज एडजस्टेड सब्सिक्वेंटली अगेंस्ट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज।
तो ये हमारा ओवरऑल परव्यू है कंसिडरेशन का। पहली बात, चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, बोथ आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। दूसरा, दैट पेमेंट in monetary terms or monetary value of the act should be in relation to, in respect of, in response to, or for the inducement of supply of goods or services. It should not be voluntary without any reciprocating services or goods being received by the payer. तीसरा, this can be paid either by the recipient or by any other person. जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल लें कि मान लीजिए मैंने किसी ऑटोमोटिव शोरूम में कार सर्विस होने के लिए दी। मैं किसी कारण से वो कार लेने जा नहीं पाया, मैंने अपने फ्रेंड को भेज दिया कि भाई आप जाकर के कार की डिलीवरी ले आइए, और वो जब कार की डिलीवरी लेने गया तब वो जो ड्यू अमाउंट था मान लीजिए 2000 रुपए, तो वो दे के आ गया। तो इस केस में चाहे मैंने पैसे 2000 रुपए जो है मैंने नहीं दिए, मेरे फ्रेंड ने दिए, बट इट इज स्टिल अ कंसिडरेशन फॉर द ऑटोमोटिव शोरूम हु हैज सप्लाइड मी द सर्विसेज ऑफ रिपेयरिंग ऑफ कार। ये नहीं बोल सकते कि सर रिसिपिएंट ने नहीं दिया और किसी और ने दिया तो ये कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इट इज स्टिल अ कंसिडरेशन। चौथा, जो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, इट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ कंसिडरेशन। एंड फिफ्थ, डिपॉजिट के नेचर में कोई भी चीज दी जाती है, इट वुड नॉट टेक द कलर ऑफ कंसिडरेशन अनलेस अंटिल इट इज अप्लाइड towards the supply of goods or services. मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि मान एग्जाम्पल के इन द जो AAR महाराष्ट्र का डिसाइडेड केस है, जहां पे उन्होंने बोला है कि जब इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया जाता है तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। Interest-free security deposit which has been taken by the lessor from lessee in connection with renting of immovable property cannot be considered as consideration for supply of services and hence GST is not applicable on interest-free deposit. पर जब इस डिपॉजिट को एडजस्ट कर लिया जाएगा towards due payment, तब ये कंसिडरेशन का पार्ट या नेचर या उस कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। So this was today's discussion about consideration. हम पार्ट 3 में वापस मिलेंगे और जो हमारे बची हुई डेफिनेशंस हैं गुड्स की, सर्विस की, पर्सन की, बिजनेस की, वो हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कशन के बाद में हम सप्लाई के स्कोप को एक एक करके समझेंगे कि जब 7(1)(a) बोलता है कि any supply of goods or all forms of supply of goods or services are both made or agreed to be made by a person against a consideration in the course of furtherance of business, तो उसके जो अलग अलग पार्ट हैं, all forms of supply of goods or services made or agreed to be made by a person against a consideration in the course of furtherance of business, तब वो अलग अलग पार्ट का मतलब क्या होगा। With this background and a peep into the future of what's coming, I sign off today and thank you for being with me in this journey which has started, and we hope that we would be taking it to the logical conclusion. Our presentation in this series is towards learning and understanding GST in the simplest of manner and covering all aspects which the lawmaker intended to cover through the GST Act. Thank you very much. Stay home, stay safe. Once again, thank you.